हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट PYQ 25 ईयर्स 2025 टू 2000 फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे पहले मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये एक अलग वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024। क्या कह रहा है बच्चों ये? द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना है, जब हमारे पास एक मैग्नेटिक बार जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रख दी गई तो इसकी एनर्जी क्या हो? क्या फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी का? -mb cos थीटा। अब इन दोनों में एंगल कितना है? 90, तो cos 90 क्या आ जाएगा? 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नीट 2024, बट ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो 2013 में भी आया था और 2014 में भी है। 13 में डायग्राम गिवन थी, इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, बट सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों? मेरा साथ देंगे। कहता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयरन बार इज m, इट इज नाउ बेंट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म एन आर्क ऑफ सेक्शन। मान लेते हैं हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट m है, तो ये क्या होती है बेटा? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब अगर मैं इसको बेंड कर दूं, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हम इसको बेंड कर देते हैं बेटा। कितना एंगल बना रही है सेंटर पे? 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं जो 2013 का क्वेश्चन था उसमें इन्होंने एंगल बनाकर दिया हुआ था, इसमें हमें बोल दिया गया। अब हमसे पूछा है न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। तो अगर हमें न्यू मैग्नेटिक मोमेंट देखनी है बेटा तो पोल स्ट्रेंथ तो क्या रहेगी? सेम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एरिया। हमने सिर्फ बेंड किया है, तो हमें ये न्यू L इफेक्टिव देखना है। तो जो हमारे पास m डैश है वो किसके बराबर होगी? m इंटू L इफेक्टिव। अब L इफेक्टिव आप कैसे फाइंड करेंगे, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है बेस्ड है बेटा। क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अगर मान लेते हैं इस जो आर्क है इसका रेडियस r है, तो जो हमारे पास आर्क लेंथ होती है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? L इज इक्वल टू r थीटा। थीटा इन रेडियन 180 डिग्रीज पाई रेडियन, तो 60 डिग्रीज पाई बाय 3, ये L हो गया बेटा। अब हमें L इफेक्टिव निकालना है। L इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं। एक तो क्योंकि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना बच गया बेटा? 60 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 60 डिग्री है। अगर ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री हैं तो ये क्या बन गई? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो L इफेक्टिव किसके बराबर आ गया बेटा? ध्यान से देखिए, ये तीनों ही एंगल क्या हैं बच्चों? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हैं तो ये L इफेक्टिव भी इन दोनों साइड के बराबर होगी, तो L इफेक्टिव क्या आ जाएगी? R के बराबर आ जाए। अब अगर हम देखें तो R यहां से क्या है बच्चों? 3L बाय पाई, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3L बाय पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट कर दीजिए बेटा, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या कह रहा है हमारे पास? m डैश क्या होगा? m। L इफेक्टिव क्या है? 3L बाय पाई। तो बेटा 3 बाय पाई आगे आ गया, m इंटू L, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास था इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? 3m बाय पाई। तो ये जो 2013 में था इसका भी क्या है? 3m बाय। समझ रहे हैं बेटा? इसी तरीके से हम सभी वीडियोस में, हमारी जो ये PYQ सीरीज है जो सभी चैप्टर की है, इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए। इससे आपको ये भी पता चलता है कि नीट में क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हुआ है और क्यों हमें PYQ करने चाहिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सभी चैप्टर में रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ अ मैग्नेटिक निडल आर शोन इन द फिगर। क्या कह रहा है कि एक मैग्नेटिक निडल ये दिखाई गई है, इसका क्या क्या हमें गिवन है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट 1 इंटू 10⁻², मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 10⁻⁻6 by पाई स्क्वायर, इट कंप्लीट्स 10 oscillations in 10 सेकेंड, इट कंप्लीट 10 oscillation in 10 सेकेंड बेटा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये आ गया हमारे पास 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों 1/f, तो वो क्या आ गया 1 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 पार्ट्स हैं। पहला स्टेटमेंट रीडिंग, क्या आप स्टेटमेंट को रीड करके उसमें दिया गया डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या आप ये चेक कर सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट। दूसरा, क्या आपको इस गिवन डाटा में से एक फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है, इसीलिए नोट्स रिवाइज करना, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। फिर तीसरा पार्ट आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी, यूनिट कन्वर्जन, और उस कैलकुलेशन को, उस फॉर्मूला में जो वैल्यू पुट की है उसको ध्यान से सॉल्व करना। तो क्या है इसमें, क्या आपको MBIT में फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है बच्चों, क्या होता है T = 2π√I/MB। T की वैल्यू क्या है बेटा 1, 2π, I की वैल्यू हमें पता है, M की वैल्यू पता है, B की वैल्यू। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/4π², 2π का क्या कर दिया स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6 by पाई², M की वैल्यू कितनी है बच्चों 10⁻⁻2b। अब अगर आप देखें ये नीचे ही आना था, ये कट जाएगा, b इधर आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻⁻। तो ये रहा हमारे पास कैलकुलेशन पार्ट। अगर आप इसे ध्यान से देखें ऑप्शन में पावर की फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.4 मिली टेस्ला। एक पावर एडजस्ट हो जाएगी तो ये -3 बचेगी, तो इसको आपने लिख दिया 0.4 मिली टेस्ला। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट 2024 का ही है। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बेटा जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो -1 से 0 के बीच में होती है, और जो हमारे पास म्यू आर है ये हमारे पास क्या हो जाता है 1 से 0 के बीच में, क्योंकि म्यू आर किसके बराबर होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, यहाँ पर इक्वल टू लगा सकते थे। ये जो म्यू है, अब म्यू किसके बराबर होता है बेटा μ0 इंटू म्यू आर। अगर म्यू आर लेस देन 1 है तो म्यू इज लेस देन μ0 हो गया, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया बेटा, आप देख सकते हैं, और ये भी ट्रू हो गया। तो रॉन्ग कौन सा है डी ऑप्शन, तो ये आंसर क्या आ जाएगा डी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट समझना है, फिर फॉर्मूला को रिकॉल करना है, और फिर कैलकुलेशन करनी है। तो क्या होगा बेटा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.049 टेस्ला, मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 20 ऑसिलेशंस 5 सेकेंड, तो ये आ गया 4 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/4 सेकेंड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देख रखा है 9.8 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछी गई है और कह दिया कि ये 10⁻⁻5 की फॉर्म में आएगा, तो आपको x फाइंड करना। फॉर्मूला फिर से वही लगेगा बेटा, कौन सा, टाइम पीरियड इज 2π√I/MB। तो यहां पर टाइम पीरियड कितना दिया था 1/4, 2π, I की वैल्यू 9.8 10⁻⁻6, M की वैल्यू
x इंटू 10⁻⁻5, b की वैल्यू 0.04। अगर आप रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दें तो यहां हो जाएगा 1/16, यहाँ 4π², और यहां अगर आप गौर से देखें 0.49, 9.8, 49 का डबल होता है 98। तो अगर मैं यहाँ दो जीरोस नीचे ले आऊं तो ये ऐसे हो गया, ये कट जाएगा 2, यानी कि ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, नीचे क्या है x इंटू 10⁻⁻5। अब अगर आप इनको कट कर दें बेटा तो ये 20 बच गया, x की वैल्यू 64π² इंटू 20। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें 1820π²। π² की वैल्यू यहां पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में उसी फॉर्म में दिया गया है। अदरवाइज π² कैन बी टेकन एज नियरली इक्वल टू 10। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। उम्मीद है अभी तक के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या कहता है, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज बेंट एट द मिडल सच दैट, इसकी लेंथ L है बेटा और मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है M, साउथ टू नॉर्थ, सच दैट इट्स टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। कहते हैं इसको बेंड कर दिया, बेंड कर दिया तो हमने दो हिस्सों को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ऐसे रख लिया भाई, इसको ऐसे बेंड कर दिया, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। द मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। अब हमने इसको बेंड किया, ये एक ही मैग्नेट है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ठीक है, ये एक ही मैग्नेट है, हमने सिर्फ इसको क्या कर दिया बेंड कर, समझ गए बेटा। अब अगर आप देखें फिर से ऐसे कर लेते, ऐसे हमने इसको बेंड कर दिया, तो जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या रही होगी, अभी भी सेम। अगर ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ L/2 है और ये एंगल 60 डिग्री, अगर मैं यहां से इस L इफेक्टिव को पता कर लूं तो मेरे पास न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, मास इंटू L इफेक्ट, सॉरी मास क्या गया, पोल स्ट्रेंथ इंटू L इफेक्टिव। बच्चे भी ये गलती बहुत करते हैं क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये L इफेक्टिव हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे बेटा, मेरा साथ देंगे यहाँ पर। अब ये अगर देखें तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इनके सामने वाला ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, सेम होगा, ये वाला एंगल क्या होगा सेम, कितना अल्फा अल्फा, और तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब 60 प्लस अल्फा 180, तो अल्फा भी कितना आ गया बेटा 60। अगर ये 60 है तो ये फिर से क्या बन गई बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी L/2। तो हमारे पास न्यू मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू L/2 और ML क्या था, ओल्ड इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस 2024 क्वेश्चन ऑफ नीट। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन भी नीट 2024 से है, काफी सारे क्वेश्चन उस साल नीट में डाल दिए गए। क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, बहुत आसान है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बेटा जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में, -1 के बीच में होती है। तो ए के साथ कौन सा बनेगा, सेकंड। फेरोमैग्नेटिक, हाईली मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी मच ग्रेटर देन 1, तो ये थर्ड हो गया। पैरामैग्नेटिक, ये हमारे पास जो है बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, नेगेटिव नहीं होती, बट स्मॉल वैल्यू, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो इसलिए ये क्या आ गया फोर्थ। कहता है ये पॉजिटिव होती है बट बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती। नॉन मैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ओके, कोई भी वो मैग्नेटिज्म को रिएक्ट नहीं करता। तो कौन सी ऑप्शन है, ए का सेकंड 2 में था, जैसे बी डिसाइड किया। नीट जैसे एग्जाम में जहां हमारे पास हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर आप
इस मैट्रिक्स टाइप मैच को जब सॉल्व करते हैं तो सभी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये देखो कौन सा अलग दिया हुआ है, इसमें सबका अलग दिया है, तो अगर आप इसी को चेक कर लो तो काम बन जाएगा। या फिर पहली ऑप्शन चेक कर ली किसमें है, दूसरी चेक कर ली किसमें है, मार्क करके आगे बढ़ जाओ। टाइम बचाना होता है बेटा। इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो है PYQ और बाकी सभी वीडियोस में दी जाती हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस नीट 2023। ये क्या है, कौन सा लॉ है बेटा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। समझे बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, ये कहते हैं ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। कई बार बच्चे ग्राफ में फंस जाते हैं, ये ससेप्टिबिलिटी को ही वाई एक्सिस पे रख लिया और 1/t को ही एक्स एक्सिस पे रख लिया बेटा। तो ससेप्टिबिलिटी और 1/t में रिलेशन क्या होगा, ये काफी बार बच्चे डाउट लेकर आते हैं कि सर आपने तो क्लास में ये वाला रिलेशन बताया था। बेटा वो t और ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन था। किसके बीच में था, t और ससेप्टिबिलिटी। यहां किसमें है 1/t, तो इस पूरे को ही क्या मान लिया x। ये होता है हाइपरबोला, 1/x के लिए प्रोपोर्शनल जय ये ग्राफ बनता है। तो इन चीजों को समझना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R इज वाउंड अप एज अ करंट कैरिंग कॉइल, नीट 2021 का है, इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A स्क्वायर साइड A। बिना बात के ये लेंथी किया गया है, दो केस देकर क्वेश्चन को लेंथी कर दिया गया है। मैग्नेटिक मूवमेंट के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फाइंड करनी है। इसके कुछ क्वेश्चन हमने जो पिछली वीडियो थी जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की थी उसमें सॉल्व कर दिए बेटा, और कुछ क्वेश्चन इसमें आ गए क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पर वो क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी ने किसी चैप्टर में, किसी में किसी चैप्टर में। तो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो इस वीडियो में नहीं मिलता, मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के में पक्का आपको मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है बच्चों यहां पर, ये यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर की लेंथ कितनी है 12A, रेजिस्टेंस R इज वाउंड अप एज अ करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बनाएंगे और साइड लेंथ क्या है A, तो एक बार बनाने में कितनी लेंथ चली गई 3A, बट टोटल कितनी है 12A। तो नंबर ऑफ टर्न बेटा 12A डिवाइड बाय 3A यानी कि 4। तो पहला काम था नंबर ऑफ टर्न, और बहुत सारे बच्चे इसे ही मिस करते हैं। उम्मीद है ये आपको पता चला होगा बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या कहता है, अब हमें मैग्नेटिक मूवमेंट देखनी है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है NIA, एरिया। एरिया होता है बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है बेटा 30, ये 90 के सामने हो जाता है हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो बेस फाइंड करना है, तो बेस के लिए cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos 30 √3/2, हाइपोटेन्यूज कितना है A, तो हाइट ये हमारे पास कितनी आ गई B। तो बेटा जब आप लिखेंगे n नंबर ऑफ टर्न, करंट I, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है √3/2 का B। क्या ये बात समझ में आई। ये है ट्रायंगल का बेस, और ये जो मैंने राइट एंगल ली थी ये उसका बेस है। ओके, तो अब अगर आप इसको देखें तो 4 और ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया बेटा m हमारे पास हो जाएगा √3IA। क्लियर है। b की जगह यहाँ क्या था a, b की जगह तो हमने वैल्यू पुट कर दी थी √3A/2, तो ये क्या बन गया √3A²। अब अगर मान लो नीट में बैठे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं इसमें, तो करके आगे बढ़िए। अगर आप पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या है स्क्वायर, क्योंकि अब तो आप प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर क्या पता स्क्वायर आए, ट्रायंगल आए या क्या आए। तो इस केस में अब नंबर ऑफ टर्न कितनी हो गई, एक स्क्वायर 4A है, टोटल लेंथ 12A है, तो ये हमारे पास 3 बच गया बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ टर्न 3, करंट I, एरिया A², तो क्या आ जाएगा 3IA²।
तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। एक चीज और इसमें थी, मिसिंग क्या था, करंट। पूरे क्वेश्चन में उन्होंने करंट के बारे में तो कहा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये करंट आई मानना था। काफी सारे बच्चे उस साल पेपर में इस करंट को लेके कंफ्यूज्ड रहे बेटा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ससेप्टेबिलिटी इज 599, ससेप्टेबिलिटी दे दी 599 इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, द परमेबिलिटी ऑफ द रॉड। अगर आप ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड यहां अगर आप इसकी यूनिट देखें एम्पियर पर मीटर है, और हमें तो सिर्फ परमेबिलिटी निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो म्यू आर क्या हो जाता है, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 600। तो हमें तो म्यू निकालना है, वो क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड का हमारे पास कोई काम नहीं था। तो म्यू नॉट कितना है 4 पाई 10⁻⁻⁷, म्यू आर कितना है 600, तो ये कितना आएगा बच्चों 2400 पाई 10⁻⁻⁷। अगर आप थोड़ा सा पावर को एडजस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -4, जो भी यूनिट है इसकी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है नीट 2018 से। थिन डायामैग्नेटिक रॉड is placed vertically between the poles of electromagnet. When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed away. Diamagnetic की क्या प्रॉपर्टी होती है, it moves from stronger to weaker। आगे PYQ भी आने वाला है। अगर हमने दो यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए, यहां कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो कहता जैसे ही करंट जाएगा, जैसे ही यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दिस डायामैग्नेटिक मटेरियल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, जंप कर जाएगा। कहता है हेंस द रॉड गेन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम। ये एनर्जी क्यों बढ़ी, कहां से आई ये एनर्जी। तो बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, कौन सी दो ऑप्शन में, करंट सोर्स एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या ये मैग्नेटिक मटेरियल जंप करेगा, नहीं करेगा। कंडक्टर होता तो जंप कर जाता, फिर तो आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। बट दूसरी बात क्या है कि ये जो अल्टीमेटली एनर्जी आई है, सोर्स क्या है, जब आपने करंट सप्लाई किया तभी तो ये एनर्जी आई। तो हमारे पास सोर्स क्या है इस एनर्जी का, वो है करंट सोर्स। इसलिए आंसर क्या आना था, ए ऑप्शन। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। हमने क्या बात करी इस वीडियो में, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, स्टेटमेंट रीडिंग, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला जो फाइंड करना और जो दिया उन क्वांटिटी के अंदर क्या जो फॉर्मूला है वो याद आ रहा है, तीसरा इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेकर तंग कर सकता है। क्या कहता है, अ 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, लेंथ दिस एंड विड्थ कैरीज अ करंट सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल अगेंस्ट द टॉर्क। अब ये क्वेश्चन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी था, जो PYQ था, और इसमें भी आ गया। दोनों में ही ये क्वेश्चन डाल दिया हमने। क्या कह रहा है बेटा, इन रोटेटिंग अगेंस्ट द टॉर्क, इनिशियली जब ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़ा होगा तो ये एनर्जी होगी। अगर आप इसे 180 डिग्री से घुमा देंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अगेंस्ट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये फाइनल है। तो वर्क डन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, -mb cos 180, इनिशियल क्या है -mb cos 0। जब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है 2mb। अब m मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, NIA, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, मेरा साथ देंगे। n नंबर ऑफ टर्न कितनी है 250, तो ये क्या आ जाएगा 250। करंट कितना है बच्चों, करंट है 85 माइक्रो एम्पियर, 85 माइक्रो एम्पियर। एरिया
2.1 इंटू 1.25, 2.1 इंटू 1.25 सेंटीमीटर था तो -4। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.85 टेस्ला। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हमने बात करी थी, काफी लेंथी कैलकुलेशन ही आपको दिखाई दे रही है। अब इस कैलकुलेशन को आप कैसे करेंगे? वन बाय वन स्टेप। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है? 585 इंटू 0.85, उसे भी 85/100 लिख लिया, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। इसको लिखें 2.1 और इसको लिखें 5/4। 1.25 क्या है? 5/4। ये क्या हो गया? 10⁻⁻10। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? अब अगर आप मेरा साथ दें, यहां पर ये जीरोस तो इससे एडजस्ट हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10.5। अब अगर आप देखें 85 इंटू 85, यहां पर थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है। जैसे अगर आप 80 इंटू 80 करते तो ये हमारे पास क्या होता? 6400। ठीक है। अब अगर हम देखें 80 इंटू 5, 400 वो ऐड हो जाएगा, 80 इंटू 5 400 दूसरा ऐड हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25 और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास, मैंने क्या किया, पहले 80 से 80, फिर इसके 5 से 80, फिर इसके 5 से 80, और फिर 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? 7200 के आसपास हमने इसको मान लिया। ये है 5/4। क्या ये बात समझ में आई? फिर अगर आप देखें ये 4 से कट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? 1800 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9000। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? 3 जीरोस गायब हो गई, ये हो गया हमारे पास 9495 10⁻⁻7। तो क्या आ रहा है इसके सबसे पास? अगर आप देखें, हाँ यही कुछ आना चाहिए था हमारे पास, 9.4 माइक्रोजूल के आसपास आना चाहिए था। तो क्या है? 9.1, ये हमारे पास सबसे पास है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशंस को डील कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये हमारे पास 90 इंटू 90 8100, 80 इंटू 80 6400, तो इनके बीच में होगा। तो मैं इसको 7000 7500 उसके आसपास मान लूंगा, तो मेरा जो आंसर है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बन जाएगा। समझे बेटा? तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन लगाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं इसको मान लो 7000 ले लेता तो हो सकता है ये और ज्यादा पास हमारे पास आंसर के बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अ बार मैग्नेट is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field is in the equilibrium state. The energy required to rotate by 60 degree. जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है बेटा, तो जो बार मैग्नेट है और फील्ड है, दोनों में एंगल क्या होता है? 0। अगर आप इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दें, अगर आप इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दें, तो अब हमारे पास जो बार मैग्नेट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट। पहले तो वर्क देखते हैं। वर्क क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री, तो कॉस 60। इनिशियल कितना है? 0। तो ये हमारे पास आ गया -mb/2, ये आ गया mb, तो ये कितना बच गया बेटा? mb/2। ये समझ में आया? अब कहता इसी, ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन है बेटा, टॉर्क क्या होगी इसी पोजीशन में? तो टॉर्क हमारे पास क्या होती है? mb sin थीटा। थीटा कितना है? 60, तो mb sin थीटा √3/2। अब mb को क्या लिखा जा सकता है यहां से? 2w, तो 2 इंटू डब्ल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, तो √3 इंटू डब्ल्यू। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा? सेकेंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, किसके लिए नेगेटिव होती है?
डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, पैरा के लिए पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू, फेरो के लिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉलोइंग फिगर्स शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप मेरा साथ दें तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं बेटा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज सम ऑफ टू मैग्नेटिक मोमेंट्स, वेक्टर सम। वेक्टर सम कब मैक्सिमम होता है, जब इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, और मिनिमम कब होता है, जब एंगल 180 डिग्री होता है। यहां पर क्या है मैक्सिमम, यहां क्या है मिनिमम, और जब एंगल 0 से 180 डिग्री जाता है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इट बिकम्स मैक्सिमम टू मिनिमम। तो आपको एंगल देखना है, मिनिमम कहाँ है, वहां रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। यहां एंगल कितना है 60, यहां एंगल कितना है 30, यहां एंगल कितना है बच्चों 180 डिग्री, तो ये क्या होगी मिनिमम, और यहां एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो जो मिनिमम एंगल है वो 30 डिग्री, वहां ये क्या होगी मैक्सिमम। तो आंसर क्या आएगा सी। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव मेथड, कैसे आपको वेक्टर को सोचकर बिंदास इसे सॉल्व कर देना था। अब अगर आप हर एक सेक्शन की अलग से निकालें मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या होगा, m प्लस एम 2m m कॉस थीटा, तो m बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यही बच गया बेटा। अब आप फर्स्ट केस में पुट कर दीजिए, फर्स्ट केस में थीटा 90 डिग्री है तो इफेक्टिव m क्या हो गया 2 प्लस कॉस 90 0, तो ये आ गया √2m। सेकेंड केस में थीटा 180 है, 180 है तो बेटा 2 इंटू कॉस 180 क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 मिनिमम। थर्ड कॉस 30 कितना होता है बेटा √3/2, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया m2 प्लस √3। फोर्थ ऑप्शन बच्चों 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो ये क्या आएगा 2 1/2, तो ये कितना आ गया √3 है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें ये √2 है, ये √2 प्लस m तो √3.73 है, और ये क्या है √3, तो कौन सा सबसे बड़ा है सी। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते थे और वेक्टर की एप्लीकेशन से भी कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और अभी तक जितने सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं सभी समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी नीट PYQ को देखने के लिए। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन। बार मैग्नेट जो है वो हमने परपेंडिकुलर रख दी बेटा, क्या रख दी हमने परपेंडिकुलर, मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास इधर हो जाएगी। तो ये बार मैग्नेट हमने कैसे रख दी बच्चों, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स F is experienced by each pole of magnet, the length of magnet। ईच पोल के ऊपर फोर्स, वैसे तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, बट अगर हमारे पास ईच पोल की बात आ जाए तो साउथ वाले के ऊपर फोर्स ऑपोजिट लगती है, नॉर्थ वाले के ऊपर इन द डायरेक्शन, और ये फोर्स किसके बराबर होती है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इट इज सिमिलर टू, क्लास में ये समझाया जाता है बेटा कि मोनोपोल हम एक हाइपोथेटिकल मान के चीजों को सॉल्व करते हैं, और जो पोल स्ट्रेंथ होती है इट इज एनालोगस टू चार्ज, तो फील्ड इज एनालोगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स है हमारे पास। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है बेटा, वो होती है m इंटू एल, तो m को क्या लिखा जा सकता है m/l bf, तो हमें क्या निकालनी थी l, तो वो किसके बराबर आ गई mb/f, तो क्या आ जाएगा बेटा mb/f। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड
करंट लूप एक्ट एज अ बार मैग्नेट, करंट लूप एक्ट एज अ बार मैग्नेट, एक साइड नॉर्थ दूसरी साइड साउथ होता है अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग लूप है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ये वाली साइड जो है अंदर, ये एक्चुअली जब ऐसे ड्रॉ करते हैं तो अंदर वाली साइड बाहर वाली साइड में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो एक बार मैग्नेट होती है बेटा, बार मैग्नेट थीटा 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड एम, एम और बी के बीच में एंगल। थीटा जब 180 डिग्री होता है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है बेटा, अनस्टेबल। तो कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन इज स्टेबल एंड अदर इज अनस्टेबल बेटा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2012 जो AIPMT कहलाता था तब, कहता है मैग्नेटिक फील्ड निडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर √3 जूल टू टर्न। कितना वर्क चाहिए टर्न के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। कितने ही क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा इसके ऊपर बेस्ड, कितने ही क्वेश्चन आप कर चुके हैं। पहले ही नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री घुमाना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये -mb/2, ये आ गया mb, तो ये बन गया mb/2, ये कितना आ गया बेटा, √3। तो टॉर्क क्या होगी इसी पोजीशन में, टॉर्क हो जाएगी mb sin 60, तो ये आ गया mb को लिख सकते हैं 2√3 और sin 60 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 3 न्यूटन मीटर। यहां पर देखिए जो क्वेश्चन सेटिंग एजेंसी थी उन्होंने भी गलती कर दी बेटा, टॉर्क की यूनिट जूल नहीं होती, क्या आना था, न्यूटन मीटर। ऐसा नहीं है कि ये टाइपिस्ट की गलती है, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ही यूनिट क्या दे रखी थी, जूल। तो आपको ध्यान देना है बेटा, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। ये बात ठीक है कि न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं, बट दैट इज यूज्ड फॉर वर्क एंड एनर्जी, नॉट फॉर टॉर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देयर आर 4 लाइट रॉड्स सैंपल ABCD separatedly suspended by threads. A bar magnet is slowly brought near each sample. A is feebly repelled. Feebly मतलब NCERT में used line है, slightly थोड़ा सा repelled यानी कि ये क्या है, डाया। feebly attract थोड़ा सा attract यानी कि ये क्या है, पैरा। strongly attract यानी कि ये क्या है, फेरो। unaffected यानी कि ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक। ओके, तो अब कौन सी ट्रू है, A is non-magnetic, no. B is para, yes. C is dia, no. D is ferro, no. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई बेटा, B ऑप्शन। नेक्स्ट है, फ्रॉम 2011 a short bar magnet of magnetic moment 0.4 जूल पर टेस्ला, मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है 0.4 जूल पर टेस्ला, placed in uniform magnetic field 0.16 टेस्ला, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल क्या होता है बच्चों, 0, तो cos 0 1, तो 0.4 इंटू 0.16 क्या हो जाएगा, -0.064 जूल। तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बी और सी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, प्लस माइनस का पंगा है, तो ऐसे भी बच्चे अपने नंबर गवा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट 2010 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज। इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो हिस्टेरिसिस कर्व लूप है ये हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, थिन होना चाहिए। कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए बेटा, स्मॉल होनी चाहिए। और रिटेंटिविटी भी, जब हमने, क्या होता है मैग्नेट का काम, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, करंट पास किया, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, इसको अट्रैक्ट किया, जैसे ही करंट डिस्कनेक्ट किया, करंट बंद किया, इसको ये छोड़ देना है मटेरियल, यानी कि इसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाता है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। डी ऑप्शन की तरफ मत जाना बेटा, आप काफी बुक्स में ये ऑप्शन शफल होती हैं, काफी सारी बुक्स में ये ऑप्शन शफल होती हैं, तो लो रिटेंटिविटी लो कोरेसिविटी। ओके, नेक्स्ट है बेटा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर
इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर आप देखें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सिलेबस से हट गया है, हमने बाकी क्वेश्चन हटा भी दिए हैं, सिर्फ ये रखा है क्योंकि इसमें इस मैग्नेटिक मेरिडियन का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन अगले साल आ जाए, बस उसमें एक्सटर्नल फील्ड लिख दे, तो हमें इस क्वेश्चन को समझना है। इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया कि बस जो बाकी जो मतलब हम ये कहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ है, या वैसा है कि ये वर्ड हैं, एआई ने वर्ड चूज किया, क्वेश्चन हटा दिया। नो, हम सोच समझकर क्वेश्चन रख रहे हैं और सोच समझकर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी बस थोड़ा सा मेहनत करना है, लाइक बटन को दबा देना। तो क्या कहता है बेटा, अब मैग्नेट एग्जीक्यूट ऑसिलेशन विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है वहां पर 24। भूल जाओ कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल भी हो सकता है। व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस ऑपोजिट टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऑपोजिट लगा दिया तो नेट कितना बच गया बेटा 6। ये बात समझनी है। बहुत सारे बच्चे, मैंने क्या कहा आपको, क्वेश्चन करने के 3 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रीडिंग, फॉर्मूला ध्यान में आना कि इसके रिलेटेड क्या है, और तीसरा कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चे इसको देखते नहीं, वो कहते हैं व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला, अपने आप सोच लेते हैं कि 24 की जगह 18 है, भाई ऑपोजिट लगाया है तो नेट कितना बच गया 6, तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, वही 2 पाई आई बाय एम बी, आई बाय एम बी। तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B बाय बी डैश, B कितना था बच्चों 24, B कितना है 6, ये √4 कितना हो गया डबल, तो T डैश कितना हो गया 2 इंटू टी, तो ये हो गया 4 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो हम आपके लिए वो सभी क्वेश्चन का सलूशन लेकर आए हैं जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर से है, जो सिलेबस से नहीं कटा, या जिसकी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डायमैग्नेटिक एटम, डायमैग्नेटिक इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है बेटा 0 होती है। जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज होता है, बट जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होती है बेटा इंडिविजुअल एटम की 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2010 का बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे फंसते हैं जब ये टेस्ट में, कंपटीशन में, या फिर जो टेस्ट सीरीज हम लास्ट में लगाते हैं उनमें पूछा जाता है। बच्चा यहाँ मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट डाल देता हूँ, मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, सॉरी कोई डिस्टेंस देकर मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन डालता हूँ टेस्ट में ऐसे मैग्नेट रख के यहाँ कि बच्चा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करे और फिर सोचे कि यार फोर्स तो यही होगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। क्या है, 2 बार मैग्नेट आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर अ स्टेशनरी, ध्यान देना बेटा, स्टेशनरी चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P, यहां रख दिया है, यहां पर कैसा चार्ज है स्टेशनरी। द 2 मैग्नेट्स आर D आर, ये दिखाया गया है 2 मैग्नेट्स रखी हुई हैं बेटा। पूछा है फोर्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है Q V क्रॉस B, यहां पर वेलोसिटी 0 है, स्टैटिक चार्ज डू नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए आंसर क्या है 0। निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चे कई बार सोचते हैं सर यहां से इधर होगा, यहां से इधर होगा कहीं, फिर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो इधर हो जाएगा, वो सब नहीं करना है। इसीलिए मैंने क्या कहा, जब मैं टेस्ट में देता हूं मैं इस तरीके से क्वेश्चन दे देता हूं तो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं और कहते हैं इधर होगा सर, इस तरह मूव करेगा, नहीं भाई ये किस में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ओके, तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन का सलूशन ही नहीं समझे, इसके साथ जो मॉडिफिकेशन हो सकती है, आ सकती है, वो भी समझे हैं। बात समझ रहे? इसी तरीके से जो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं उसमें चाहे कैलकुलेशन पार्ट कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बताते हैं, स्टेटमेंट रीडिंग कैसे करनी है, क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी बताते हैं, और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दी जाती हैं। इन सभी को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जो नीट पीवाईक्यू सीरीज है उसके सभी चैप्टर के डिटेल सॉल्यूशन को देखें बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक को जब भी मैग्नेट के पास लेकर आएंगे ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाएगा। तो चाहे आप इसे नॉर्थ की तरफ लेकर आए चाहे साउथ की तरफ, ये हमेशा क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी वैसा ही आ गया, ध्यान से देखिए, 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया बेटा, इंफॉर्मेशन लिखनी है सबसे पहले जो आपको गिवन है, यूनिट हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट। फ्री टू रोटेट अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बच्चों आपको। वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड एट एन एंगल 60 डिग्री। आ गया ना, देखो कितनी बार आ गया, 60 डिग्री पे लेकर जाते हैं इक्विलिब्रियम से। क्यों? क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो √3 की प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, -mb/2, ये क्या है +mb, तो आंसर क्या है mb/2। m की वैल्यू 2 × 10⁻⁴, b की वैल्यू 6 × 10⁻⁴, डिवाइड बाय 2, -4 -4 2 2 कट गया, तो क्या बच गया बच्चों, 6 जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड 2008 क्वेश्चन, ये 2008 में भी था, 6 में भी था, दोनों में सेम क्वेश्चन है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक, सबको मालूम होगा, बिकम्स पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। समझे बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं, निकल शो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्यूरी। 7 में भी क्यूरी टेम्परेचर का, 8 में भी, और उससे पहले 6 में भी, तीनों साल 6, 8, 7 तीनों साल सेम फॉर्मूला के ऊपर, सेम कंसेप्ट क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आया। इसीलिए बार बार कहते हैं बेटा, नीट पीवाईक्यू या जेई वाले बच्चे, जेई पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेस्ड ऑन देयर कंसेप्ट्स। ओके, तो क्या होता है बेटा, पूछने का तरीका अलग है बट बात तो वही है, बिकॉज फेरोमैग्नेटिक विल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड। अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होती है? 2 तरीके होते हैं इसको करने का, एक तो गायरोमैग्नेटिक रेशो m/l q/2m, l होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज mvr। तो अगर आप देखें m से m कट गया मास से, तो qvr/2, ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 बेटा, मेथड 1, मेथड 2। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, m = NIA, नंबर ऑफ टर्न तो 1 है, करंट Q/T इंटू एरिया πr²। टाइम पीरियड क्या होता है अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल में घूम रहा हो, लेंथ डिवाइड बाय स्पीड, तो πr², पाई से पाई, r से r कट गया, qvr/2। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको सिर्फ एक मेथड से ही क्वेश्चन नहीं करवाया जाता, आपको जो उसके पॉसिबल 1, 2 और किसी क्वेश्चन में तो 3 मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है। तो वी ट्राई टू प्रोवाइड यू एज मैक्सिमम एज मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसमें हमने 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम, डायामैग्नेटिक की, ये भी क्वेश्चन देखो पहले आ चुका है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, 0। पैरा में होती है, फेरो में भी होती है, नॉन जीरो होती है, यानी कि डायामैग्नेटिक का जो एटम है, इंडिविजुअल एटम,
जब कोई फील्ड नहीं लगा तो इसकी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है। पैरा सबकी होती है बट रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। फेरो में भी सबकी होती है और वो डोमेन बनाकर रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंगली क्या आंसर आ जाएगा बेटा? डाया के लिए 0, यस। पैरा के लिए नॉन जीरो, ओके। डाया के लिए नॉन जीरो, नो। पैरा के लिए 0, नो। डाया के लिए नॉन जीरो, नो। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। डाया की मैग्नेटिक मूवमेंट 0, पैरा की नॉन जीरो, फेरो की भी नॉन जीरो, इंडिविजुअल एटम की इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। डायामैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए 2-3 बार हम पहले ही बोल चुके हैं, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड बिकॉज इट रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इट गेट फीबली मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट कहता है अ बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग, ये 2003 का क्वेश्चन है, इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको छोड़ दीजिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हट गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता था, जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन था, तो इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है? अर्थ हटा दो। इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम पीरियड t, व्हाट हैपेंड टू इट्स पीरियड व्हेन मोशन ऑफ पीरियड एंड मोशन इफ इट्स मास इज अ क्वाड्रपल। मास को 4 गुना कर दें तो मास पे टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर डिवाइड बाय बार मैग्नेट के लिए सेंटर से पास करेंगे तो 12 MB। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। ये मास है, पोल स्ट्रेंथ है नहीं है, ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो m आ रही है तो 2-3 m है इस चैप्टर में, तो ध्यान रखना है कब कौन सी। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट किया है तो उसमें मास होता है। तो अब अगर आप देखें तो क्या कह रहा है बच्चों? मास को 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डबल। और ये SHM था, SHM रहेगा क्योंकि ऑसिलेशन तो अभी भी स्मॉल है। आगे बढ़ते हैं, 2003 का ही फिर से क्वेश्चन है, किसके ऊपर है? फिर से क्यूरी लॉ। 2003, 6, 7, 8 क्यूरी लॉ के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? कैसे डिपेंड करती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब बात तो ये, बच्चा कह सकता है सर ये तो इंडिपेंडेंट होती है डायमैग्नेटिक के लिए, ऑप्शन में नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/T। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखना है, 2002 का ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है आपके पास? देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको दिए हैं। आपको ये भी बताया है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या 3 चीजें जरूरी होती हैं? स्टेटमेंट रीडिंग, उसके रिलेटेड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और इसके साथ साथ जो मल्टीपल मेथड हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अगर किसी क्वेश्चन को हम 2 से 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो उन सभी मेथड से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या कह रहा है? 2 बार मैग्नेट हैविंग सेम ज्योमेट्री विद मैग्नेटिक मोमेंट m and 2m are firstly placed in such a way that their similar poles are in the same side। बहुत ही इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन है ये, काफी सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, डाउट लेकर आते हैं। क्या है? ध्यान से देखेंगे बेटा। कहते हैं 2 बार मैग्नेट हैविंग सेम ज्योमेट्री, सेम ज्योमेट्री है दोनों की। ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरी बार मैग्नेट, ओके। ये 2 बार मैग्नेट हो गए, दोनों की सेम ज्योमेट्री है, यानी कि मास, लेंथ, सब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो गया। बट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? m and 2m आर फर्स्टली प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर सिमिलर पोल्स आर इन द सेम साइड। इनके सिमिलर पोल्स सेम साइड पे हैं।
स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सही स्टेटमेंट तरीके से पढ़ना। अगर ये दोनों सेम साइड पे हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, m प्लस 2m, 3m। टाइम पीरियड इज t1, t1 क्या हो जाएगा, अगर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो i1 प्लस i2, 2i। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गई, 3m। b आगे क्या था, 2 पाई, आगे क्या था बेटा यहाँ पर 2 पाई। दूसरे केस में नाउ द पोलैरिटी ऑफ वन इज रिवर्स्ड, एक की पोलैरिटी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। एक की पोलैरिटी को क्या कर दिया बच्चों, रिवर्स, यानी कि अब एक साइड पे नॉर्थ है, दूसरी साइड पे साउथ है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बचेगी, 2m माइनस m, यानी कि m। तो कहता है टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड अगर आप देखें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेट कैसे भी रखी हो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा, सेम एक्सिस के अबाउट, तो ये mb। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे t2 बाई t1, तो ये हमारे पास t1 के इनवर्स में है, t1 के इनवर्स में क्या है 3m, और t2 के इनवर्स में m, तो ये √3, तो t2 कितना आ जाएगा बच्चों, √3 टाइम्स t1। तो आप कह सकते हैं t2 इज ग्रेटर देन t1। तो क्या आंसर बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड लास्ट क्वेश्चन 2001 का है, अमंग विच द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, किसके ऊपर ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है किस मटेरियल की टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, डायामैग्नेटिक की। डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ किया जाता है। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास 25 इयर्स नीट PYQ फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उम्मीद है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।